मैं कमेंटेटर, प्रोजेक्टर और अकाउंटेंट प्रभाकर श्रीवास्तव आप तमाम अपने चहेतों का, सुनने वालों का मनोरंजन के ख्याल से भी, देश और दुनिया के विकास के ख्याल से जो हमारी सोच है, जिस पर मैं अभी तक चल रहा हूं आप लोगों की बदौलत, आपका प्यारा प्रभाकर आप तमाम लोगों को तहे दिल नमस्कार करता है, आदाब करता है। ओ माय गॉड करता है, बेस्ट ऑफ लक करता है, माय लॉर्ड करता है। बहुत ही प्रखर विद्वान हुए हिंदुस्तान के, जिनका नाम हुआ करता था एक दौर में, और आज भी नाम उनका उसी दबंगता के साथ पूरे विश्व में ली जाती है कि कलम के वो प्रखर सम्राट हुए, तो उनका नाम हुआ स्वर्गीय बाबू लाला जगत नारायण जी। तो सबसे पहले मैं अपने कार्यक्रम की शुरुआत करने से पहले परम पूज्य श्रद्धेय दादाजी को नमस्कार करना चाहूंगा। दादाजी की ही एक बड़ी मशहूर अखबार है पंजाब केसरी। दादाजी की मशहूर अखबार पंजाब केसरी, ये पंजाब केसरी में दादाजी के जो पौत्र हैं विद्वान अश्विनी कुमार साहब, विद्वान अश्विनी कुमार साहब ने 19 जनवरी 2015 के इस अंक में जो खास बात छापी है वो बड़ी महत्वपूर्ण मेरे को दिखी है। यदि भारत के वित्त मंत्री, मेरी बात तो अभी उन्हें समझ में नहीं आ रही है जेटली साहब को, कम से कम इतने बड़े विद्वान जो दिल्ली में ही बैठे हैं, भारतीय जनता पार्टी को सत्ता दिलवाने में पिछले 15-20 वर्षों में जो अहम रोल अदा किए हैं, और खुद उन्होंने एक मेंबर के रूप में अपने आपको आहूत किया है, उनकी बात तो समझने की कोशिश की जाए कि क्या कह रहे हैं अश्विनी कुमार। अश्विनी कुमार ने जो कहा है उसकी हेडिंग है पेट्रोल, भारत और जेटली। पेट्रोल, भारत और जेटली। पेट्रोल, भारत और वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। सामने गुरु गरीब नवाज हैं, आप देख सकते हैं, हमारे महाराज हैं। ये इधर बाल लीला है, गुरु बाल लीला, और उधर महाराज का जन्म स्थल, महाराज गुरु गोबिंद सिंह जी का जन्म स्थल गुरुद्वारा तखत श्री हरमंदिर साहब, पटना साहब। आप सभी साथ संगतों से मेरा ये नर्म निवेदन होगा कि हाँ, हाजिरी लगाकर जिस तरह से लाखों करोड़ों लोग अपना जीवन सफल कर रहे हैं, अपना जीवन सफल करें। ये इधर जो आप बालीला गुरुद्वारा जो देख रहे हैं भव्यता का रूप ले रहा है, उसके बगल में ही जो है बकिंगम वाले बाबा जी की सेवा चल रही है। तो ये सारे बाबा जी, चाहे बाबा भूरी वाले हों, चाहे बाबा बकिंगम वाले हों, चाहे बाबा हरवंश सिंह हो, सारे बाबा जी का मैं सत नमन करता हूं, प्रणाम करता हूं, नमस्कार करता हूं। अब जरा मुद्दे पर आ जाइए। इन्होंने लिखा है पेट्रोल, भारत और जेटली। खुद मैं आपको याद दिला देना चाहूंगा कि पिछले साल 6 महीना के दरमियान में श्री अश्विनी कुमार साहब ने कार के बारे में लिखा था कि कार ने किस तरह से दिल्ली को बेहाल कर दिया। एक मामूली सी तंग कोठरी में दिल्ली में लोग रह रहे हैं, लेकिन दरवाजे पर बिल्डिंग के नीचे फुटपाथ पे एक रिहायशी कार बेचारा गर्दे खाता हुआ नजर मिलता आ रहा है। इस पर बड़ी बारीकी से लिखा था इन्होंने कि जिस कदर दिल्ली को कारों से पाट दिया गया है, आखिर भारत को किस ओर ले जाया जा रहा है। ये सवाल उस समय अश्विनी कुमार साहब ने किया था कि बड़ी तंगहाली है, और उस तंगहाली में ये जो कारों को इतना प्रश्रय दिया जा रहा है, विकास को बगल किया जा रहा है, कृषि को ध्यान नहीं दिया जा रहा है,
आज करीब करीब साल भर के बाद भी मेरे को इस मुद्दे पर कुछ बोलने का वक्त आया है, तो मैं बोल रहा हूं इनके ही आलेख से कि आखिर में ये मैसेज देना क्या चाह रहे हैं भारत के फाइनेंस मिनिस्टर को। जो भारत के फाइनेंस मिनिस्टर तो मान ली हमारी बात नहीं समझ में आ रहा है उनको। अरे भारत कृषि प्रधान देश है, मैं जब तक जिंदा रहूंगा ये बात कहता रहूंगा। भारत कभी न भूला जाए, विश्व में आदि अनादि काल से, मौर्य कालीन काल से या उसके पहले के कोई कालीन काल से भी अगर जो है भारत जाना जाता रहा है तो अपने कृषि के गतिविधियों के लिए जाना जाता रहा है कि भारत एक कृषि प्रधान देश है। और कृषि देश के अंदर में जो उद्योग को लाया गया है पिछले 60-70 सालों में, वो उद्योग किस कदर कचरा फैलाने में, गंगा जैसी नदी को प्रदूषित करने में, करोड़ों करोड़ रासायनिक जहर जो नदियों में उलट रहे हैं, क्या माननीय प्रधानमंत्री जी इसको रोक पाएंगे? गंगा प्रदूषण को मुक्त कराने का एक इनका अहम वादा था। आपको मैं बता देता हूं कि जो गतिविधियां फाइनेंस मिनिस्ट्री की जा रही है वो प्रधानमंत्री के किए हुए वायदे को पूरा नहीं कर रही है। प्रधानमंत्री ने वायदा पूरा किया था, काला धन मैं 6 महीने के अंदर वापस लाऊंगा। अभी इस 6 महीना क्या कि साल आपको मिलने जा रहा है, 2-3 महीने, 1-2 महीने के अंदर में आपके शासन के साल लग जाएंगे। कहा गया काला धन? नहीं रामदेव बाबा बोल रहे हैं, नहीं माननीय प्रधानमंत्री जी आप बोल रहे हैं, और ये वित्त मंत्री तो जो रास्ता आपका पकड़े हुए हैं वो तो आपको खूब अच्छी तरह से समझ में आ रहा है कि आपको इनकी गतिविधियों की वजह से मेरे को समझ में आता है कि जो पटना हाई कोर्ट के एक सीनियर मोस्ट लॉयर हैं बाबू श्याम बिहारी प्रसाद ने, ये अभी 10 दिन पहले हमारी उनसे मुलाकात हुई थी, तो उन्होंने स्पष्ट लहजे में कहा था कि ये इनकी गतिविधियां जो हैं ये मक्खी की तरह दूध में से निकाल के फेंकने वाली है। जनतांत्रिक मूल्यों पर आप बैठे हैं और जनतांत्रिक मूल्यों का बात नहीं कर रहे हैं, इधर उधर की बात कर रहे हैं। जरा देखिए कि किस कदर अश्विनी कुमार ने इनका पोल खोला है इनके कारनामों का। मोदी सरकार की सत्ता में आने के बाद पेट्रोल के दाम 9 बार घट चुके हैं और डीजल के 6 बार। इससे तो सिद्ध होता है कि खुली बाजार मूलक अर्थव्यवस्था में आयातित वस्तुओं के दाम सीधे अंतर्राष्ट्रीय बाजार के भावों से जोड़ने का असर उपभोक्ताओं के लिए लाभकारी भी हो सकता है, हुआ नहीं है। मगर इस व्यवस्था में किसी भी देश की सरकार कोई धर्मादा संस्था नहीं हो सकती है। सर्वत्र कानून का शासन लागू करने के लिए उसे वाणिज्यिक गतिविधियों पर शुल्क लगाकर आम जनता की भलाई व कल्याण के लिए कार्यक्रम व योजनाएं लागू करनी ही पड़ेगी, जो अभी तक नहीं की गई है। ये अश्विनी कुमार बोल रहे हैं, मैं नहीं बोल रहा हूं। जेटली साहब वित्त मंत्री, बगल का रास्ता 1 अरब 40 करोड़ आवाम के साथ जो आपकी गतिविधियां न्याय नहीं कर पा रही है, जिस तरह से कैप्टन राजा अमरिंदर सिंह के खिलाफ जनता ने आपको नकार दिया, आप बगल हो गए थे ना, उसी तरह से दिल्ली के इस सत्ता के गलियारे से बगल हो जाइए। राष्ट्रीय स्वयंसेवक में संघ के अंदर में बहुत सारे काम पड़े हुए हैं, संघ का काम कीजिए। पार्टी के अंदर में बहुत सारे काम पड़े हुए, पार्टी का काम कीजिए। बेचारे कर रहे हैं अमित शाह पार्टी का काम, उन्हें मिनिस्टर बनने का शौक नहीं है। जरा सबक लीजिए अमित शाह जी से कि वो किस तरह से देश और धर्म को बढ़ाने में लगे हुए हैं। देखिए, अतः अब देखिए कल्याण का योजनाएं लागू करनी ही पड़ेगी जो नहीं की गई है। अतः अपने राजस्व की आपूर्ति हेतु शुल्क दरों में परिवर्तन करना उसकी मजबूरी बन जाती है। भारत में 80% पेट्रोलियम पदार्थों का आयात होता है। किस लिए ये 80% पेट्रोलियम का पदार्थों का आयात कर रहे हैं? चंद लोगों को का गया है झूठ मूठ का 140 के रफ्तार में शहर के तंग सड़कों पर जो है इधर से उधर दौड़ने के लिए और प्रदूषण फैलाने के लिए ना 80% पेट्रोलियम का आयात कर रहे हैं जी। मोटे तौर पर समझा जाए तो केंद्र की सरकार का जितना कुल साल भर का बजट होता है उसकी आधी रकम का भारत कच्चा तेल आयात करता है। बताइए कुल बजट का क्या जरूरत है? कुल बजट की आधी रकम का जो है तेल आयात करने का, और चंद लोगों को सड़कों पर यहाँ वहाँ का कल है दौड़ कर करके करबिगहिया से सिटी या सिटी से करबिगहिया दौड़ा कर करके का कल है प्रदूषण फैला कर करके, और बताइए आधे व्यवस्था की आधी रकम को जो है विदेशों में भेजने की क्या जरूरत पड़ी है? वाह रे अश्विनी कुमार साहब,
कच्चा तेल आयात होता है, मगर भारत सरकार की कुल परोक्ष राजस्व उगाही में से 1/3 से थोड़ा कम हिस्सा कच्चे तेल पर लगे शुल्क द्वारा ही प्राप्त होता है। एक तरफ तो आधा व्यवस्था का आधा पैसा आप विदेशों में भेज देते हैं और उसके बाद वो जो है यहाँ आती है सामान, अब उसमें से अपने देश की जनता से दमनकारी तौर पर आप शुल्क वसूलने में लग जाते हैं। वाह अश्विनी कुमार साहब, इसलिए बहुत स्पष्ट होता है कि पेट्रोल केवल भारत की सड़कों पर ही गाड़ियों के पहियों को नहीं घुमाता है, बल्कि भारत की अर्थव्यवस्था का चक्का घुमाने में इसका बड़ा योगदान है। क्यों आपका कहा है तेल के द्वारा जो है भारत की चक्का को घुमा रहे हैं, कृषि के द्वारा जो है भारत की चक्का नहीं घुमा सकते हैं। एक फसल पैदा हो रहा है तो उससे जो है विश्व का चक्का घूम रहा है, जिसमें 4 फसल पैदा होगा हमारे अनुसार। जापानी तकनीक से अपन अंडरग्राउंड बिजली क्यों नहीं देते हैं? ये इंटरनेट में अभी लैपटॉप असूस कंपनी का खोल के दिखवाऊंगा, ये खुलेगी और आप देखेंगे कि इसके अंदर में किस तरह से लिखा हुआ है कि प्रभाकर ने उपराष्ट्रपति को दी जापानी तकनीक। 11 जून 2008 को दे चुके हैं महामहिम उपराष्ट्रपति साहब को, हामिद अंसारी साहब को। मगर हमने सन 1991 में आर्थिक उदारीकरण की प्रक्रिया शुरू की तो 2 क्षेत्र ऐसे थे जिन्हें हमने पुरानी संरक्षणात्मक अर्थव्यवस्था के ढांचे से बाहर नहीं निकाला। एक देखिए क्या कुमार साहब बोल रहे हैं, ये जो संरचनात्मक व्यवस्था के ढांचे से बाहर निकलना था वो था एक तो कृषि क्षेत्र और दूसरा पेट्रोलियम। 1991 से ही कृषि को नजरअंदाज किया जाता रहा है, ये अश्विनी कुमार साहब बोल रहे हैं। एक तरफ मोटर वाहन उद्योग को नए नए कारखाने लगाने के लिए खुली छूट तो दे दी, मगर यह ध्यान नहीं रखा कि इन्हें चलाने के लिए पेट्रोल की जरूरत होगी और हम बिना सोचे समझे पेट्रोल डीजल पर सब्सिडी देते रहे। इसकी वजह से जितनी तरक्की करके और औद्योगिक उत्पादन बढ़ाकर हमने विकास किया, उसे केवल पेट्रोलियम आयात के बढ़ते बिल ने ही धराशायी कर दिया। उस कार की उद्योग को, पेट्रोलियम के उद्योग को बढ़ाने की जरूरत थी ही नहीं, जिससे कि 1 अरब 40 करोड़ आवाम प्रभावित हो। चंद 10-20 करोड़ लोगों के लिए ये सारी मस्तियां बिखेरी गई हैं। हमने वित्त संशोधन करके कारें खरीदने के लिए एक तरफ पूंजी या कर्ज के रूप में धन की सुलभता बढ़ाई। अभी ही जो है रिजर्व बैंक के गवर्नर और जेटली खुद बोल रहे थे कि कार लोन सस्ती होगी। हाय रे कारण, कल बेचारे धावक बने हुए थे गवर्नर साहब रघुराम राजन साहब धावक बने, अब क्या करेंगे? आर्थिक उदारीकरण के दौड़ में तो पिछड़ गए हैं, तो कम से कम रोड रास्ता ही दौड़ करके अपने मन के अरमान को पूरा कर लें। और जाते हैं उन्हें जो है ये क्या नाम है वित्त मंत्री, उनको मनाने के लिए, न जाने कौन मुद्दे पर मनाने के लिए जाते हैं। ये 1 अरब 40 करोड़ आवाम के हित को नजरअंदाज करके 1-2 आदमी को खुश करने की जो कोशिश की जा रही है वो नहीं चलेगी। वो सब शासन चला गया, डॉक्टर साहब का शासन गया, वो शासन गया। अब सनातन सम्राट का राज है, सनातन सम्राट यानी नरेंद्र मोदी का राज है। आप छिपिएगा कब तक? 9 महीने में आप पर्दा हो चुके हैं, बेपर्द हो चुके हैं। आपकी सारी नीतियां एकदम कठोरात्मक है, उसी तरह से जो पी चिदम्बरम साहब की नीति हुआ करती थी। एक हमने वित्त संशोधन करके कारें खरीदने के लिए एक तरफ तो पूंजी या कर्ज के रूप में धन की सुलभता बढ़ाई, तो दूसरी तरफ पेट्रोल पर सब्सिडी देना जारी रखा। यह सब्सिडी देश में समता मूलक समाज की स्थापना के लिए नहीं दी जा रही थी, बल्कि परोक्ष रूप से सरकारी धन की बर्बादी की जा रही थी। सुन लीजिए, सब्सिडी दे रहे थे कि आप धन की बर्बादी कर रहे थे, धन के खजाने को लुटा रहे थे, और उसी रास्ते पर आप चल रहे हैं। अभी जो लुटा रहे थे डॉक्टर साहब और उनके ककले वित्त मंत्री चिदम्बरम साहब, उसी रास्ते पर तो आप जा रहे हैं। अश्विनी कुमार बोल रहे हैं, ये दादाजी के पोते और आपके एमपी हैं हरियाणा से, खट्टर साहब के इलाका से। आइए, धन की बर्बादी की जा रही है। हम सब्सिडी उन लोगों को दे रहे थे जिन्हें इसकी जरूरत ही नहीं थी। कार पर कौन चढ़ता है जी? भिखमंगा, कटोरा में लेके ककले रोटी दाल मांगने वाला। समझ में नहीं आता किसको सब्सिडी दे रहे हैं। सुधर जाइए, सुधर जाइए। मक्खी की तरह तो आपको निकाल के फेंका ही जाएगा, मैं रहूं या ना रहूं। लेकिन आप जैसे दमनकारी लोग दिल्ली पे राज नहीं करेंगे। जनता ने आपको पंजाब से नकारा है इसीलिए कि आप जो है ना चितकबरा जो साल पहन करके जनता को गुमराह कर रहे हैं, ये नहीं चलने वाली है। देखिए,
इनकी जरूरत ही नहीं थी। उन्हें अंधेरे में देखिए, उन्हें अंधेरे में रख रहे थे कि सरकार की पहली जिम्मेदारी समाज के गरीब तबकों के लिए न होकर संपन्न तबकों, ये सब्सिडी कार फार का जो है सब्सिडी संपन्न तबके को नाप दे रहे हैं जी। कार लोन सस्ती होगी। बड़ा रिजर्व बैंक के गवर्नर साहब भी जो है कलेजा ठोक के बोल रहे हैं, टाई हुई पहन कर करके। वो आप तो खैर कहने नहीं है, कहाँ से का कलेजा इतना खूबसूरत साल ला रहे हैं रंगीन है। 80% आवाम को ठीक से भरदम का खाने नहीं मिलता है। आप लोग एक से एक फैशनेबल कपड़ा पहन के घूम रहे हैं जनता के सामने में। जरा शर्म कीजिए, जरा शर्म कीजिए। पहली जिम्मेवारी समाज के गरीब तबकों के लिए न होकर संपन्न तबकों के लिए। इससे अर्थव्यवस्था में असंतुलन पैदा होना ही था, क्योंकि जब सरकार ने अपना नियंत्रण कारों और मोटरों के उत्पादन से समाप्त कर दिया था तो उन्हें चलाने के साजो सामान को वह किस तरह नियंत्रित कर सकती थी। जब सरकार ने अपना नियंत्रण अपनी मुद्रा रुपए की डॉलर के विरुद्ध विनिमय दर तय करने से हटा लिया था तो वह किस प्रकार घरेलू बाजार में पेट्रोल के मूल्यों को नियंत्रित कर सकती थी। मगर खुशकिस्मती से यह विसंगति अब दूर हो चुकी है और भारतीय उपभोक्ताओं को भी इसका फल मिल रहा है। मगर अब वह समय जल्दी आ सकता है जब सरकार को पेट्रोलियम पदार्थों पर लगने वाले शुल्क से होने वाली आय की राशि को एक सीमा बंद लिमिट बैंड में बांधना पड़ सकता है। कच्चे तेल के दाम अंतर्राष्ट्रीय बाजार में गिर जाने से वह निश्चित आय के लिए शुल्क दरों में समरूपी बढ़ोतरी करे और चढ़ जाने पर उसी के अनुरूप कमी करे। यहाँ सीमा बंद इसलिए जरूरी है कि हमारी अर्थव्यवस्था की वृद्धि के साथ ही सरकार अपनी राजस्व आय में बढ़ोतरी करेगी और इसकी गिरावट के समय यह सरकार चलाने के लिए कर्जों पर निर्भर नहीं रह सकती। मगर फिलहाल कच्चे तेल की मूल्य गिरावट भारत की अर्थव्यवस्था के लिए खुश नजारे लेकर आई है, बशर्ते हम डॉलर की कीमत को बढ़ने न दें। वैसे इसके बढ़ने का कोई मतलब नहीं, क्योंकि कच्चे तेल के दाम $45 प्रति बैरल हो जाने से भारत का आयात बिल भी घट कर उसी अनुरूप में कम हो जाएगा। एक अनुमान के अनुसार इसमें $50 अरब की कमी आएगी। इससे विदेशी मुद्रा डॉलर पर दबाव कम होगा और यह रुपए के मुकाबले ढीला पड़ेगा। किंतु इसके साथ ही हमें स्वर्ण आयातक लाभी के दमखम पर तीखी नजर रखनी होगी। भारत पूरी दुनिया में आज भी कमोबेश सर्वाधिक स्वर्ण आयात करने वाला देश है। ये जो सबसे ज्यादा सोना आयात हो रहा है, जा कहाँ रहा है? उन्हीं कार के मालिकों के पास जा रहा है। इसमें निवेश किया गया धन पूरी तरह मृत निवेश होता है और वह अर्थव्यवस्था के चक्के से बाहर हो जाता है। निश्चित रूप से मैं कोई अर्थशास्त्री नहीं हूँ। ये तो अश्विनी भैया कह रहे हैं कि मैं कोई अर्थशास्त्री नहीं हूँ, लेकिन मैंने तो अर्थशास्त्र से ही डिग्री लिया है, इसलिए हम अच्छी तरह अर्थशास्त्र जानते हैं और लंबा चौड़ा अर्थशास्त्र नहीं जानते हैं, बहुत छोटा अर्थशास्त्र जानते हैं कि भारत कृषि प्रधान देश है, जिसको कि माननीय जवाहरलाल जी से लेके माननीय डॉक्टर साहब के शासन तक इस कदर उपेक्षा किया गया और उनके खेतों को इस कदर नकली कल कारखानों से जो है रौंदा गया है कि जिसकी कल्पना करना कलेजे से खून निकलने के बराबर होगी। जिस तरह के मैं ये खूनी रंग पहना हुआ हूं। इंटरवल से पहले मैं आपको बता रहा था श्री अश्विनी कुमार साहब के द्वारा लिखित पेट्रोल, भारत और जेटली। पेट्रोल, भारत और जेटली। पेट्रोल, भारत और जेटली। इन्होंने नवज पकड़ने का काम उसी तरह से किया है जिस तरह से दादाजी नवज पकड़ा करते थे, लाला जगत नारायण साहब। और उसके बाद परम प्रिय बड़े बाबूजी भाई लाला रमेश चंद्र जी ने जो पकड़ा, और खास करके अभी अश्विनी कुमार साहब, मानते हैं इनको मैं कि ये लिबरल और निष्पक्ष व्यक्ति हैं, दादाजी के उसूलों पर चलने वाले। थोड़ा सा आदमी लुढ़क जाता है, ये हो जाता है, लेकिन पत्रकारिता एक ऐसी चीज होती है कि बड़ी निष्पक्षता उसमें जरूरत होती है। उसमें किसी तरह का लाव लश्क, भाई भतीजेवाद और जात पात और धर्म और कर्म की बात नहीं होती है।
जो अभी पिछले लगभग साल भर से माननीय वित्त मंत्री जिस तरह का जो है काम कर रहे हैं, उस पर मैं जानता था कि श्री अश्विनी कुमार साहब की कलम उठेगी, और उठी है, जो सही समय पर उठी है। क्योंकि भूखे भजन न होई गोपाला, चाहे लाख ले लहू हाथ में कंठी माला। सनातन धर्म का राज जाग गया। ऐसा माना जाता है कि द ग्रेट पृथ्वीराज चौहान के शासन के बाद इस देश पर सनातन सम्राट के रूप में श्री नरेंद्र मोदी साहब का आगाज हुआ है। तो इस आगाजपन को आप अगर आर्थिक चरमराहट से धूमिल कर देते हैं तो क्या इतिहास आपको माफ करेगी? कभी इतिहास माफ नहीं करेगी। आर्थिक सुदृढ़ता ही आज की बहुत बड़ी मांग है। अभी अभी मैंने अखबारों में पढ़ा कि श्री अखिलेश यादव जी ने शहर के और क्या नाम है बाईपास के, इसी अखबार में शायद कहीं पढ़ा है, हाँ, हाईवे पर बंद होगी शराब की दुकानें। हाईवे पे बंद होगी शराब की दुकानें। हाईवे क्या होता है? आप ये कभी मत भूलिए अखिलेश जी, आप एक बहुत बड़े पहलवान के लड़के हैं। पहलवान मुलायम सिंह यादव जी के लड़के हैं। अब आप शराब बेचवा ही रहे हैं, चाहे हाईवे पर बेचवाइए चाहे काईवे पर बेचवाइए। अरे शराब बेचवा तो रहे हैं, लोगों का हलक जाम तो कर रहे हैं, लीवर लंग्स को बर्बाद तो करवा रहे हैं। क्या खुदा माफ करेगी आपको? ऐसे ऐसे लोग जो शराब को इतना प्रचलित मात्रा में प्रचार में ला के छोड़ दिए हैं। ये शराब की इस देश की जरूरत नहीं है, बॉर्डर की इसलिए जरूरत है कि बॉर्डर पर पी कर करके आदमी कम से कम अपने पारिवारिक रिश्तों को भूल कर सरहद की जो रक्षा होती है, भारत माँ की सरहदों की रक्षा होती है, उसमें वो लगता है। तो वहाँ अगर अल्कोहल और शराब की अगर थोड़ी उपयोग होती है तो कोई गलत नहीं होता है। लेकिन ये जनजीवन में मैं बार बार कहता चला आ रहा हूँ, अंधाधुंध जिस तरह से गांव से लेके शहर, शहर से लेके कस्बे तक के अंदर में शराबों की दुकानों को खोल दी गई है। याद रख लीजिए, सारे नौजवान शराब पी के तो मरते चले जा रहे हैं, उनकी विधवाएं शहर की एक समस्या बनती चली जा रही हैं। हर तरफ विधवा नजर आ रहे हैं। 10 साल, 20 साल, 30 साल, 40 साल, 50 साल का लड़का नशे के आगोश में इस कदर विलुप्त होता चला जा रहा है, और आप एक्स्ट्रा आमदनी की बात कर रहे हैं। आइए जरा अरुण जेटली साहब के इस आलेख पर जो अश्विनी भैया ने लिखा है, पेट्रोल, भारत और जेटली, जरा गौर से समझिएगा कि क्या इन्होंने लिखा है। मैं इंटरवल के पहले मैं बता रहा था कि अश्विनी भैया ने कहा कि मैं बहुत बड़ा कोई अर्थशास्त्र का जानकार नहीं हूं, लेकिन फिर भी तो आपने अर्थशास्त्र की अच्छी बात कर दी। इतनी अच्छी बात आपने की है अश्विनी भैया कि मैं आपको भी पहले बधाई देना चाहूंगा। अर्थशास्त्र के संदर्भ में ये अरुण जेटली साहब बहुत कुछ जानते हैं, बहुत बड़े हिंदुस्तान के वकील ही ठहरे, लेकिन एक अच्छे वकील जरूर रहे होंगे। अभी अर्थशास्त्र के मंच पर पूरी तरह से फ्लॉप हैं। फ्लॉप इसलिए हैं कि अश्विनी कुमार की कलम ही कह रही है कि श्री अरुण जेटली साहब फ्लॉप है। कैसे फ्लॉप है? अश्विनी कुमार साहब की कलम कह रही है। कलम कह रही है, क्या कलम कह रही है मैं आपको पढ़ के ही बता रहा हूं। सौभाग्य से देश के वित्त मंत्री पद पर फिलहाल श्री अरुण जेटली जैसा तर्क बुद्धि का विज्ञानी बैठा हुआ है, जिसे अच्छी तरह मालूम है कि महंगाई कैसे घटाई जाती है और कृषि क्षेत्र को मजबूती कैसे दी जा सकती है। मैं नहीं बोल रहा हूं, ये अश्विनी कुमार बोल रहे हैं। ये अश्विनी कुमार बोल रहे हैं। सौभाग्य से देश के वित्त मंत्री पद पर फिलहाल श्री अरुण जेटली, आप यहां लाएं फोकस। सौभाग्य से देश के वित्त मंत्री पद पर फिलहाल श्री अरुण जेटली जैसा तर्क बुद्धि का विज्ञानी बैठा हुआ है, जिसे अच्छी तरह मालूम है कि महंगाई कैसे घटाई जाती है और कृषि क्षेत्र को मजबूती कैसे दी जा सकती है।
एक मिनट, गांव की अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के लिए औद्योगिकरण का चक्का किस तरफ मोड़ा जा सकता है, यह पूरा मामला इतना दुरूह नहीं है कि आम आदमी इसे समझ न सके। मतलब पिछले लगभग 5 साल के अंदर में इस नरेंद्र मोदी जी की सरकार में जो कृषि के बारे में बातचीत की गई है, कृषि के बारे में जो बातचीत की गई है, वो बातचीत नहीं की गई है बल्कि बेमानी मजाक की गई है। तब तो अश्विनी कुमार हिंदुस्तान के प्रख्यात संपादक ने आपको नसीहत दे डाला है, ये कह करके बार बार रिपीट होगी। सौभाग्य से देश के वित्त मंत्री पद पर फिलहाल श्री अरुण जेटली जैसा तर्क बुद्धि का विज्ञानी बैठा हुआ है। तर्क बुद्धि का विज्ञानी है, इसमें दो राय नहीं है कि बहुत बड़े आप विद्वान हैं। आपकी विद्वता की कदर सारे हिंदुस्तान में है कि अरुण जेटली साहब बहुत बड़े विद्वानी हैं, लेकिन आपके सामने में दो समस्या सुरसा की तरह मुंह बाय खड़ी है। अश्विनी कुमार साहब की इस लाइन को आपको समझना होगा, जो 19 जनवरी 2015 के इस पंजाब केसरी में छापा है, विशेष संपादकीय में छापा है, विशेष संपादकीय में छापा है। देखिए क्या छापा है। आपकी जैसे विज्ञानी जो हैं कैसे होगा, जरा सुनिएगा। महंगाई कैसे घटाई जा सकती है, मतलब पिछले मार्च अप्रैल से आप जब बैठे हैं, मई से, तब से अब तक महंगाई नहीं घटी है। ये अश्विनी कुमार की कलम बोल रही है, महंगाई घटी नहीं है। ये बेचारे कह रहे हैं कि आप अच्छी तरह जानते हैं कि महंगाई कैसे घटाई जा सकती है। तो आप अच्छी तरह जान रहे हैं कि महंगाई कैसे घटाई जा सकती है, तो क्यों नहीं घटा रहे हैं? क्या मजबूरी है? आप किनके दबाव में आ रहे हैं? क्यों नहीं कालाबाजारियों को पकड़ने के लिए जो ये बड़े बड़े डिपार्टमेंट हैं पूरे हिंदुस्तान के अंदर में, छोड़ दीजिए मैं पूरे पटना के अंदर में जहरीले रंग मिले हुए मिठाइयां खिलाई जा रही है। दुकानदार मिठाइयां खिला रहे हैं रंग मिले हुए जहरीले, कौन इसको रोकेगा? जीतन राम मांझी हूं, आपके मुख्यमंत्री जरूर हैं, लेकिन प्रधानमंत्री और भारत के वित्त मंत्री तो आप ही हैं। आप ही के दिशा निर्देश में ना पूरे भारत को चलना है। क्यों नहीं आपका दिशा निर्देश? आपका दिशा निर्देश तो एक अफसर को मनाने में लगा हुआ है। आप एक अफसर को मनाने में लगे रहेंगे तो देश क्या खाक चलाएंगे? ये मनावा मनावी का चक्कर छोड़िए जेटली साहब। पूरा श्रीवास्तवा 0612 यूट्यूब का ये जो चैनल है, वेबसाइट है श्रीवास्तवा, SHRIVASTAVA श्रीवास्तवा 0612, ये दो ही प्रोग्रामों से पटा हुआ है। एक महाराज गुरुद्वारे के गुरुओं के प्रोग्राम से, और दूसरा भारत की अर्थव्यवस्था को जो ठकेल कर करके आप ले जा रहे हैं इधर उधर, उस पर लगा हुआ है। 3 है? 3 क्या 3? मैच है? अरे मैच अलग है। मैच से देखो यार, मैंने पहले कह दिया है कि भूखे भजन न होई गोपाला, चाहे लाख ले लहू हाथ में कंठी माला। अरे खाली पेट मैच खेल सकता है आदमी, रामायण बाइबिल कुरान गीता पढ़ सकता है? नहीं पढ़ सकता है। भारत की 80% आवाम को जिस तरह से डॉक्टर साहब के शासन में, डॉक्टर मनमोहन सिंह के शासन में पी चिदम्बरम ने भूखा नंगा बदहाल करके छोड़ दिया है, उसको एक खुशहाल बनाना है। और जहां बदहाल करके चिदम्बरम ने छोड़ा वहीं से, ठीक तो शुक्ला साहब कानपुर वाले कर रहे हैं, उन्होंने आलोक लिखा था कि ये जो डॉक्टर साहब ने जहां छोड़ा, आप वहीं से आखिर में आप ले जा रहे हैं। आपका मंतव्य क्या है? आप अर्थव्यवस्था में बदलाव नहीं लाना चाह रहे हैं, आप थोपी हुई व्यवस्था को आगे ले जाना चाह रहे हैं और ले जा रहे हैं। ये बात जो अश्विनी कुमार ने जो कहा, गलत थोड़ी कहा। महंगाई कैसे घटाई जा सकती है? महंगाई घटाने का मतलब कि जो महंगाई अभी घटाई नहीं गई, ये कैसे घटाई जा सकती है? आप जान रहे हैं
लेकिन फिर भी आप जो है इसको घटाने के बारे में कोई दमनकारी शासन जो देश के अफसरों के द्वारा लगाई जानी चाहिए, साहूकार और मुनाफाखोर जो मनमानी कर रहे हैं उनको शिक्षे के जेल के शिक्षे में डाल करके तो उनके गोदामों को सील कर करके सुगमता पूर्वक जो व्यवस्था आम नागरिकों के लिए होना चाहिए वो क्यों नहीं हो रहा है? क्या इसलिए कि आप उन बड़े बड़े पूंजीपतियों के मेल में आकर करके आप क्या नाम है इस तरह से आप जो है दुम हिला रहे हैं कि जिस तरह से जो है एक क्या कहते हैं पालतू जानवर जो है क्या कहते हैं अपने मालिक की वफादारी में क्या कहते हैं दुम हिलाता है। आखिर में क्यों नहीं इन लोगों के खिलाफ दमनकारी नीतियां आपकी आ रही है? ये मुनाफाखोरी कहां से जा रहा है? 12 रुपए किलो का सामान एक बैग 30 रुपए किलो बिक रहा है, क्यों बिक रहा है? कौन जिम्मेवार है? इतने जो जहरीले खाने पीने के सामानों में जो इतने जहरीले सामान मिलाए जा रहे हैं, मिलावटी हो रहे हैं, आखिर इसके लिए जिम्मेवार कौन है? दिल्ली में तख्त ताजाब की है, अब कोई तरह की जो है कमिटमेंट और सीकमेंट नहीं चलेगी, कोई तरह का वादा खिलाफी नहीं चलने वाला है। अश्विनी कुमार ने साफ खुले लफ्जों में कह दिया है कि कैसे अच्छी महंगाई घटाई जाती है और कृषि क्षेत्र को मजबूती कैसे दी जा सकती है, कृषि क्षेत्र को मजबूती कैसे दी जा सकती है। आप जिस दिन से बैठे हैं कृषि का दिल से आज तक नाम नहीं लिए हैं। ये अश्विनी कुमार आपको आज जो एहसास दिला रहे हैं 8, 9, 10 महीने के शासन के बाद, इसलिए दिला रहे हैं कि कृषि प्रधान देश को आप भूल चुके हैं कि इस देश की प्राथमिकता है कृषि और कृषि को आगे लाना, कृषि को ताकतवर बनाना, जिसको मौत के घाट उतार करके छोड़ रखा था डॉक्टर साहब की शासन ने। आए दिन जो है नासिक से लेकर जो है कालाहांडी तक जो है किसान जो है आत्महत्या कर रहे हैं। कभी सोचते हैं आप और रिजर्व बैंक के गवर्नर साहब से कहवा रहे हैं कि जो है सस्ते दर पर कृषि ऋण क्यों लेगा? कृषक ऋण नहीं लेगा, कृषक साधन लेगा, और वो साधन सिर्फ लेगा कि जो प्रभाकर श्रीवास्तव जापानी तकनीक से अंडरग्राउंड बिजली की बात कर रहा है। जापान के दिए हुए कार पर आप जो है घूम रहे हैं दिल्ली की सड़कों पे। शायद ही आपके कोई ऐसे मिनिस्टर होंगे, शायद ही आपके ऐसे कोई ऐसे एमपी एमएलए और कोई भी लोग होंगे जो कि जापानी गाड़ी पे नहीं चल रहे हैं। तो जापानी गाड़ी पे आप चल ही रहे हैं तो जापानी तकनीक से सूख रहे खेतों में अंडरग्राउंड बिजली क्यों नहीं करवाते हैं? कृषि अश्विनी कुमार साहब, मैं अश्विनी कुमार साहब को ये लाइन बोल रहा हूं, अश्विनी कुमार साहब अच्छी तरह समझ लें, आप बहुत बड़े एडिटर हैं, आप जरूर भाजपा के टिकट पर आप जीत के चले आए हैं, लेकिन याद रख लीजिए आज आप भाजपा के कैडर होकर के एमपी बन चुके हैं। हमें ये उम्मीद नहीं लगती है कि आप दिया के जमाने में जब इस पार्टी का नाम जनसंघ हुआ करता था आप इसके कैडर रहे होंगे कि नहीं रहे होंगे, लेकिन मैं दिया के जमाने का कैडर हूं। जनसंघ जब इस भाजपा का नाम हुआ करता था मैं बालक हुआ करता था, इतना ही बड़ा बालक हुआ करता था जो मैं खाली दुनिया को दिखाना चाह रहा हूं। एक मिनट, ये बालक को आप देख लीजिए जो रिकॉर्डिंग कर रहा है, यही बालक लगभग इतने ही 70-71 में मैं इतना ही बड़ा बालक हुआ करता था, और मैं उस समय इस भारतीय जनता पार्टी का नाम हुआ करता था जनसंघ। कोई आदमी पुर्जा जनसंघ का कोई पुर्जा लेने वाला नहीं होता था इस पटने शहर में, पटने सिटी शहर में। किसका टिकट लाए हो भाई, किसका पुर्जा प्रचार के लिए लाए हो? तो मैं अपने नेताजी को वोट देने के लिए लाया हूं। आप लोग अपना वोट जो है कीमती वोट जनसंघ पार्टी को दीजिएगा और दिया छाप पर मोहर लगाइएगा। अरे छोड़ो हटाओ, दिया छाप की बात मत करो यार, ये लोग सांप्रदायिक पार्टी है, ये लोग आतंकवादी पार्टी है, ये फलाना पार्टी है। कोई आदमी 70-71 में जब मिसेज गांधी का दिल्ली पे राज हुआ करता था, मिसेज मरहूम ग्रेट इंदिरा गांधी जी का राज हुआ करता था, उस समय जनसंघ का कोई नाम लेवा नहीं हुआ करता था। उस समय का मैं कैडर हूं। तो कितनी मुशक्कतें झेल कर करके 2014 में भारत की आवाम ने जो ये मैंडेट नरेंद्र मोदी जी को दिया है, उसको जो अभी तक धूमिल की जा रही है वित्त मंत्री जी आपके काले कारनामों से। सही कारनामे होते तो लोग इतने तरह, बताइए आपने जो है 2530 बार कितनी दफा, देखिए क्या बोलता है ये अखबार, क्या बोल रहा है, मैं आपको एक लाइन ऊपर में पढ़ा देता हूं, देख लीजिए।
आपने अभी शुरू में ही बताया था। हाँ, ये ऊपर ही में है, हम नीचे खोज रहे हैं। मोदी सरकार के सत्ता में आने के बाद पेट्रोल के दाम 9 बार घट चुके हैं और डीजल के 6 बार। जब आपकी सत्ता में आने के बाद 9 बार और 6 बार पेट्रोल और डीजल का दाम घटा, तो उसका सीधा असर जनता के अनिवार्य एसेंशियल कमोडिटीज जो इतने महंगे दिख रहे हैं, उसके दामों पर क्यों नहीं असर पड़ा? आखिर कहाँ मामला है? अभी तक तो ये जोड़ा जाता रहा है कि पेट्रोल और डीजल का दाम बढ़ेगा, हर खाने पीने वाले वस्तुओं का जो है दाम बढ़ जाएगा। लेकिन खाने पीने वाले वस्तुओं का दाम तो घटना चाहिए था, क्योंकि वो डीजल पेट्रोल से उनका जो है संपर्क दिखाया जाता रहा है। लेकिन पेट्रोल और डीजल के दाम आखिर में क्यों नहीं घटे? और घटे तो आखिर में उसके असर से प्रभावित होकर ये खाद्य सामग्रियां क्यों नहीं घटी? तो ये अश्विनी भैया ने बड़ा ही मजेदार बात कही है कि महंगाई कैसे घटाई जाती है और कृषि क्षेत्र को मजबूती कैसे दी जा सकती है। ये माननीय जेटली साहब के प्रति जो है आशा व्यक्त कर रहे हैं। ये आशा व्यक्त कर रहे हैं, कौन आशा व्यक्त कर रहा है? ये अश्विनी कुमार भैया आशा व्यक्त कर रहे हैं कि माननीय अरुण जेटली अच्छी तरह जानते हैं। क्या अच्छी तरह जानते हैं? तो महंगाई कैसे घटाई जा सकती है और कृषि क्षेत्र को मजबूती कैसे दी जा सकती है। अरे कृषि क्षेत्र को मजबूती देने की बात तो आज तक आप किए ही नहीं, और नहीं तो अपनी भी बोले और रिजर्व बैंक के गवर्नर महामहिम से भी बुलवा दिए। किस इंटरेस्ट दर में कमी होगी? अरे क्या इंटरेस्ट दर में? किसान ऋण लेने के लिए इस देश का प्रधान व्यक्ति कहला रहा है, कृषि प्रधान देश ही कहला रहा है कि वह ऋण लेकर के बेमौत मर जाए। ये सब धंधा बंद कीजिए, नाटक बंद कीजिए। किसान को ऋण नहीं चाहिए। किसान को प्रभाकर श्रीवास्तव के कथन अनुसार जापानी तकनीक से अंडरग्राउंड बिजली चाहिए, जिससे ये सब चीज आप मजा जापान का ले रहे हैं। और एक मजा नहीं, मेट्रो रेल जो चढ़ रहे हैं दिल्ली में, क्या हमारे नाना जो है प्रभु नारायण उसको बना के गए हैं और परमेश्वर नारायण उसको बना के गए हैं? कि शीला दीक्षित के काका जो है बाबा बना के गए हैं मुख्यमंत्री माननीय? अरे शीला दीक्षित हो चाहे अटल बिहारी वाजपेयी, इन्होंने झंडा सिर्फ हिलाया था मेट्रो रेल का। मेट्रो रेल तो जापान ही दिया था खैरात में, दान में उसको समझिए। दान का मतलब होता है कि बुद्ध भगवान को वो लोग गुरु मानते हैं जापानी लोग, और गुरु जब बुद्ध भगवान के हम लोग परिवार हैं, तो जैसे ब्राह्मण देवता को जो लोग दान देते हैं, वैसे ही वो ब्राह्मण देवता का परिवार समझ करके भारत को वो लोग दान देते आ रहे हैं। तो दान ले लेके मेट्रो रेल चलवाइए, मेट्रो रेल चलवाइए, ये चलवाइए, वो चलवाइए, सब चीज चलवाइए, और सूख रहे खेतों के बारे में खाली एगो नाटक नौटंकी कीजिए कि क्या है कृषि के गलियारे में उद्योग विकासित होगा। ये सब नौटंकी छोड़िए। कृषि के गलियारे में, कृषि के जमीन पर उद्योग शब्द ही नहीं आएगा। इस पॉइंट पर मैं ममता बनर्जी के साथ हूं। इस भारत के किसानों के और खेतों के बारे में अगर तहदिल कोई आदमी अगर रहमदिल है इन नेताओं में, आप तमाम नेताओं में, तो उसका नाम है ममता बनर्जी। इसमें दो राय नहीं है। कृषि योग्य जमीन है, 4-4 फसल 5-5 फसल पैदा करने वाली मेरे पास जमीन है, उस पर उद्योग का नौटंकी हम क्यों करेंगे? वैसा उद्योग जिसका बना हुआ सामान का कोई वर्ल्ड में खरीदार नहीं है, और कृषि से जो पैदावार होगी उसके खरीदार वर्ल्ड में जो है सारे लोग हैं। बकिंगम से लेके काकल है, समझ लिए कि यूनाइटेड किंगडम तक हैं लोग। पेट की आग जहन्नुम की आग से कड़वी होती है, जो पत्थर भर करके नहीं बुझाई जाती है, अन्न डालकर बुझाई जाती है। और अन्न पैदा करने के लिए भारत जाना जाता रहा है। तो कृषि के बढ़ाव का एक समय में हमारे पास साधन नहीं था, तो हम नहीं डेवलप कर रहे थे। अभी तो हमारे पास प्रचुर मात्रा में इलेक्ट्रिक है, उसका गारंटी की ट्रांसमिशन चाहिए। ट्रांसमिशन मैं बार बार कहता आ रहा हूं कि भारत की ये नकली और खोखली व्यवस्था के पास ट्रांसमिशन यही है कि इसके ट्रांसमिशन के सहारे बिजली 40% बर्बाद हो जाता है। ये भारत सरकार जो है 25 मरते एडमिट कर चुकी है। इसी पर तो रमाकांत प्रसाद सिंह मर्ची के बहुत बड़े लैंडलॉर्ड हैं, यही पटना सिटी के मर्ची ग्राम के श्री रमाकांत प्रसाद सिंह ने ऑनरेबल पटना हाई कोर्ट में 2005 में एक जनहित याचिका कर रखा था, जिसको कि पूर्व चीफ जस्टिस जो कि यहाँ से रिटायर करके चली गई सुश्री रेखा मनहर लाल, जो दोषी उनके शासन में
उसको एंटरटेन तक होने नहीं दिया गया। उसमें पटना हाई कोर्ट के बड़ा नामी वकील हैं श्री श्याम बिहारी प्रसाद, उसके लीडिंग काउंसिल हैं। तो वो लीडिंग काउंसिल पटना हाई कोर्ट से फैसला निकाले न निकाले, मैं तो प्रोजेक्टर ठहरा, मैं तो इसको महामहिम उपराष्ट्रपति से ही इस पर जजमेंट ले चुका हूं। 11 जून 2008 को जो ये लैपटॉप पर आप खोलिएगा तो लैपटॉप पर मिलेगा। जरा लैपटॉप पर दिखा दीजिए इनको, खोल के दिखाइए इनको कि कैसे ये बात। आप खोलिए ना माय लॉर्ड। लैपटॉप पर खोल के दिखाइए इनको कि मैं महामहिम उपराष्ट्रपति से कैसे इस मुद्दे पर ऑर्डर करा करके रखा हुआ हूं। सिर्फ इंप्लीमेंट कीजिए, सिर्फ इंप्लीमेंट कीजिए। इंप्लीमेंट करने का मतलब यह है कि आप भारत के किसानों के साथ मजाक न करिए। भारत की जो दुर्दशा है, वो भारत की दुर्दशा को ये इतना कमजोर मत बनाइए जितना इन लोगों ने कमजोर बना दिया है। ये लैपटॉप पर खुल रही है कि ये लैपटॉप बोल रहा है कि प्रभाकर ने उपराष्ट्रपति को दी जापानी तकनीक। मैं वो प्रभाकर हूं कि महामहिम उपराष्ट्रपति को ही जो है इस प्रोग्राम पर जो है ऑर्डर करवा के रखा हुआ हूं। अब आपको करना नहीं है, सिर्फ जो है हमारे महामहिम के जो ऑर्डर ले रखे हैं ना हमने, उसको इम्प्लीमेंट करना है। मंत्री जी ये सब 3-5 बंद कीजिए, और जो अश्विनी कुमार ने जो बात कही है इसको बहुत गौर से समझिए कि दो महत्वपूर्ण बातें हैं। एक महत्वपूर्ण बात है कि महंगाई कम करना, और दूसरा महत्वपूर्ण बात है कि जो है आप क्या नाम है, ये महंगाई कम करें, और दूसरी महत्वपूर्ण बात है कि आप जो है क्या नाम है, कृषि की ओर ध्यान दें। और कृषि को तो मैं ऐसा भारत का कर दूंगा कि ये पूरा भारत अगर बहुत बड़ा जापान न लगे। अरे जापान, चीन को आप दुश्मन समझ रहे हैं। आप सनातन राष्ट्र नहीं हैं, लेकिन आपको मैं गारंटी देता हूं कि करोड़ गुना ज्यादा आपसे सनातन बड़ा राष्ट्र है जिसका नाम है महान चीन। चीन को आप हल्के में ले रहे हैं, चीन को आप तुच्छ समझ रहे हैं, जबकि आपको जानकारी बढ़ा दें कि कट्टर सनातन अगर हिंदू राष्ट्र है जिसका नाम है चीन। हाँ, जापान भी कट्टर सनातन हिंदू राष्ट्र हैं, इसमें दो राय नहीं है, लेकिन चीन को अछूता है। जितने भी नेपाली शक्ल के कंट्री हैं वर्ल्ड में, चाहे वो कोरिया हो, क्या नाम हो, थाईलैंड हो, इंडोनेशिया हो, सिंगापुर हो, सभी के सभी जो है, सभी के सभी बुद्धम शरणम गच्छामी हैं, बुद्ध भगवान के क्षेत्र के अनुयायी हैं। और जहां तक चीन का सवाल है, चीन के साथ जितनी भी, हाँ ये है कि उनकी टेक्नोलॉजी, ये इसको भी मैं झूठ नहीं बोलूंगा, उनकी भी टेक्नोलॉजी का श्रेय जाता है महान जापान को ही। आज जितनी भी विकसित चीन नजर आ रहे हैं, उनको भी औकात नहीं भूलना चाहिए, उनको भी एहसास रखना चाहिए कि हमारी सारी विकास का कारण, विकास का श्रेय किसको जाता है, तो महान जापान। मैं आपको बता रहा था कि चीन, महान चीन, आप जो भारत के जो अभी सत्ताधारी हैं ना, आपसे करोड़ गुना ज्यादा सनातनी हैं, और क्या नाम है, हिंदू राष्ट्र हैं। वो जितने बड़े आप हिंदू राष्ट्र अपने आप को बता रहे हैं। फरवरी 2011 खोलिए, प्रभाकर ने उपराष्ट्रपति को दी जापानी तकनीक। ये महामहिम उपराष्ट्रपति हामिद अंसारी साहब से पटना के महामहिम गवर्नर हाउस में 11 जून 2008 को हमारी जो है भेंट करवाई गई है इनसे। वो एक राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं श्री राजेश शुक्ला टिल्लू, वो राजेश शुक्ला टिल्लू साहब ने, जो कि परम आदरणीय राहुल गांधी यूथ ब्रिगेड के, मैं आपको बता रहा था ना, एक मिनट, बढ़िया से आपको लेना है, देखना है ना, स्टेटमेंट में दूंगा। कहाँ वो है? दिखाइए लाइए, पब्लिक को ठीक से देखना पड़ेगा। आ रहा है साहब, रुक जाइए। एकदम गाजीपुर निवास के ऊपरी तल्ले पे हम लोग इस समय हैं, और यहीं
ये भारत की आवाम का, लीजिए, लिया रहा है, ले आया। प्रभाकर ने उपराष्ट्रपति को दी जापानी तकनीक। जरा दिखाइए कि कौन से वेबसाइट पर खोलने पर यह मिलता है लोगों को। क्या खोलेंगे, बढ़िया से दिखाइए। प्रभाकर श्रीवास्तव.blogspot.in कौन, यही ना .in। हाँ, ये बढ़िया से ही कवरेज। प्रभाकर ने उपराष्ट्रपति को, जरा सा बढ़िया से इसको गोदिए, प्रभाकर ने उपराष्ट्रपति को पूरा एकदम पूरा स्क्रिप्ट गोद लीजिए। देखा, ये इंटरनेट खोलने पर आप पाएंगे कि प्रभाकर ने उपराष्ट्रपति को दी जापानी तकनीक। ये इंटरनेट बोल रहा है www.prabhakarshrivastawa.blogspot.com। ये जैसे ही आप खोलेंगे वैसे ही आपको इंटरनेट बताएगा कि प्रभाकर ने उपराष्ट्रपति को दी जापानी तकनीक। मैं महामहिम उपराष्ट्रपति जो अभी दिल्ली में हैं हमारे श्री हामिद अंसारी साहब, इनको 11 जून 2008 को ही महामहिम गवर्नर हाउस में जो है आपको अंडरग्राउंड इलेक्ट्रिफिकेशन से संबंधित जो अपना प्रपोजल है, मेरा जो प्रोजेक्ट है, इनको बताया था और इन्होंने कहा था कि इस पर कार्रवाई होगी। और 12 जून 2008 के अखबारों में भी बात आई। ये सारा नेट बताता है। जैसे ही www.prabhakarshrivastawa.blogspot.com आप डायल करेंगे, वैसे ही ऑप्शन में आप स्टेप बाय स्टेप क्लिक करें। 2011 पर क्लिक करें, जो दाएं तरफ में स्टेप है, जरा दिखा दीजिए स्टेप बाय स्टेप। सारा मामला आपको देखने को मिलेगा ये कि कैसे आपको क्लिक करना है, समझा? मिल रहा है? ठीक है। अब स्टेप बाय स्टेप जो है आप खोलें, स्टेप बाय स्टेप खोलें और खोल करके देखें कि मैं सारा प्रोजेक्ट दे चुका हूं। सिर्फ इस पर आपको जो है, आपकी जो मंत्रालय है दिल्ली में, खरबों खरब की मंत्रालय है, उन मंत्रालयों को इन्फोर्स करने की जरूरत है। आप जो है महान जापान से इस मुद्दे पर, महान जापान से क्या, ये बिहार सरकार के जो है ये मरा हुआ पुल महात्मा गांधी सेतु, जो कि कब जो है हजारों को हादसे के चपेट में ले लेगा, उसको बनाने के लिए जंग निरोधी लोहा का, स्टील का उपयोग करेगा, हराम का जापान से आया हुआ। तो हराम का जापान का आप जो है ये पुल बनाने में आप ले रहे हैं, पूरा चाइना बॉर्डर का रोड बनाएगा जापान। सब एग्रीमेंट तो हो ही गया है, बचा हुआ क्या है? वो यही मांग लीजिए कि जो प्रभाकर श्रीवास्तव जापानी तकनीक से जो है सूख रहे खेतों में अंडरग्राउंड बिजली की बात कर रहे हैं, वो बड़ा बेहतरीन तरीके से खेतों पे हमको ट्रांसमिशन कर दिया जाए, कि जिससे कि बटन दबा दे, ग्रिड से जो है गारंटी का बिजली जो है खेतों पर पहुंचे और जो बोरिंग से पानी निकाला जा सके। और 4 फसली, अभी धान की फसल कट गई एवरेज खेतों में, और अभी से लेकर जुलाई तक खेत सूखेगी और उसके सारे बंदे जो है बड़े बड़े शहरों में जाके अपना सिर फुटौल करेंगे और वो ये करेंगे, झूठ मूठ का वो शहर का बोझा बढ़ाएंगे। तो ऐसी स्थिति में क्या है, ये आलेख जो है मैं आपको दिखा देना चाहूंगा। देखिए, विद्युतीकरण से ही आएगी गांव में समृद्धि, समझे? प्रभाकर श्रीवास्तव, छोड़िए ना वो, उधर क्या देख रहे हैं? देखिए, ये न्यूज बढ़िया से लीजिए, न्यूज ब्रेक 31 दिसंबर 2001। इस मैगजीन में पेज नंबर दिखाइए, पेज नंबर 37 पे ये छपी थी। इस पे मैंने कहा क्या था, जरा दिखाइए। ये लीजिए, इसका बढ़िया से स्क्रिप्ट लीजिए। स्टेप बाय स्टेप। मैंने इसमें कहा क्या था? मैंने कहा था, इसमें यही कहा था कि विश्व विख्यात जापानी इलेक्ट्रिक इंजीनियरों की मदद गांव में भूमिगत बिजलीकरण कराने के लिए ली जा सकती है। इस लेख जो 2001 में छपी थी न्यूज ब्रेक मैगजीन में, यही तो मछली के कांटे की तरह जो है कंठ में लोगों के अटका हुआ है, समझे? यही लोगों को कांटे की तरह अटका हुआ है। अश्विनी भैया, मैं आपको बता देता हूं, ये वित्त मंत्री आपकी बात को अब इनको समझ लेना चाहिए। जो खास जो बात ये 19 तारीख के अपने विशेष संपादकीय में अश्विनी भैया ने लिखा है, उसमें 2 खास बातों में से एक खास बात क्या है कि महंगाई कम करना।
और दूसरा कृषि की ओर ध्यान देना। तो कृषि की ओर ज्यादा लाभ का ध्यान देने की जरूरत है। आप एक सूत्री कार्यक्रम को लागू कीजिए प्रभाकर श्रीवास्तव का। क्या विश्व विख्यात जापानी इलेक्ट्रिक इंजीनियरों की मदद गांव में भूमिगत बिजलीकरण कराने के लिए ली जा सकती है, जिससे गांव के देश भारत का दुख सदा सदा के लिए समाप्त हो जाए। अर्थात उनके ये 2001 में मैं बोला था मैगजीन वाले को, न्यूज ब्रेक मैगजीन वाले को, 37 नंबर पेज पे ये छापा था मैगजीन वाले ने, विद्युतीकरण से आएगी गांव में समृद्धि। अरे गांव में जो विद्युतीकरण अभी तक हुई भी है, बिहार में यही देखा है, जो भूखे मर रहे किसान है उनके घर तक, वो भी कट छट करके जल मर करके सब ट्रांसफार्मर सब सही हो गया। और नीतीश भैया जो है मुख्यमंत्री पूर्व जो है बिहार बोले कि 12.5-15 हजार करोड़ रुपया जो राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण का पैसा आया, वो जो है 9.5-10 हजार करोड़ रुपया खत्म हो गया। तो होबे करेगा, खत्म तो होबे करेगा। भूखे मर रहे बिहारियों का जो आप लोग जो जिस तरह से तरफा रहे हैं और ढकोसला कर रहे हैं, ये इलाज नहीं है। इलाज है प्रभाकरा के अनुसार जापानी तकनीक से अंडरग्राउंड बिजली। देखिए, जिससे कि गांव के देश भारत का दुख सदा सदा के लिए समाप्त हो जाए। अर्थात गारंटी की बिजली उनको मिलने की बात हो। गारंटी की बिजली तो आप दिए नहीं, अर्थात उनके इंजीनियरों से भूमिगत बिजलीकरण कराकर बिजली को सुनिश्चित तरीके से खेतों में पहुंचा दिया जाए। परंतु सवाल उठता है कि भूमिगत बिजलीकरण भारतीय इंजीनियरों से क्यों नहीं कराया जाए। पर दूध का जला मट्ठा भी फूक फूक कर पीता है। अब टेलीफोन को अपने इंजीनियरों और मजदूरों के द्वारा भूमिगत रूप से केबल बिठाकर वितरण कराने का परिणाम सामने है। घंटों ही नहीं कई दिनों तक टेलीफोन मृत डेड हो जाते हैं। रिपोर्ट करने पर पता चलता है केबल में फॉल्ट आ गया है, शॉर्ट सर्किट हो गया, इत्यादि इत्यादि। इसलिए ये अति हाई वोल्टेज की बिजली की जमीनीकरण की बात है। कहीं टेलीफोन से वायरिंग वाली बात होगी तो शॉर्ट सर्किट और केबल में पानी घुस जाने से कितने लोगों की मौत हो जाएगी, इसका अंदाजा नहीं लगाया जा सकता है। इसलिए मददगारों की मदद से अंडरग्राउंड बिजलीकरण हो जाए तो अति उत्तम होगा। इतना ही नहीं, जापान की मदद से 100 में से थोड़ी आबादी के मजे एवं मिल्कियत के लिए मारुति, होंडा, सुजुकी, यामाहा जैसे टेक्नोलॉजी लिए जा रहे हैं। इसलिए बड़ी शेष भारतीयों के सुखमय जीवन के लिए जापानियों की उच्च तकनीक से गांव में भूमिगत बिजलीकरण क्यों नहीं करवाए जा सकते हैं। ये 2001 से मैं बोलते बोलते पागल हो चुका हूं। आधे लोग समाज के अब हमको पागल भी समझ रहे हैं और महामहिम से भी मैं मिला दिया गया हूं। महामहिम हामिद अंसारी साहब से। अब वो टिल्लू शुक्ला करे कि चलिए प्रेसिडेंट साहब से महामहिम से। अरे हमको महामहिम से मिलाने से फायदा क्या है। जो खेतों में और खेतों के किसान जो भूखे मर रहे हैं, आत्महत्या कर रहे हैं, उनका इलाज तो मैं उनको गारंटी बिजली देने की बात कर रहा हूं कि जापानी इंजीनियर से गारंटी की बिजली, जहां एक सूत्री कार्यक्रम 50 सूत्री या 20 सूत्री कार्यक्रम की जरूरत नहीं है। मैंने लैपटॉप पर भी आपको दिखा दिया कि इंटरनेट पर भी बात कौंध रही है। दबाना चाहिएगा, दबेगा नहीं कि प्रभाकर ने उपराष्ट्रपति को जापानी तकनीक दे दी है। दिल्ली का शकल हम नहीं देखे हैं। सही बात है। मैं सुल्तानपुर इलाहाबाद से आगे मैं नहीं गया हुआ हूं, मिर्जापुर से। एवं दुर्भाग्य कहिए, सौभाग्य कहिए, लेकिन दिल्ली में मैं बतौर असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर CISF और CRPF जैसे बड़े बड़े संस्थान के पद पर सिलेक्टेड व्यक्ति के रूप में अंकित जरूर हूं। मानव संसाधन मंत्रालय में वर्ल्ड में विस्फोट एक किताब 19 जनवरी 2001 को मुरली मनोहर जोशी जी के कलम से रजिस्टर्ड कॉपीराइट किताब मिलेगी, जो भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश सबको एक करने वाला है। तो भैया धर्म कर्म की बात मैं अभी नहीं कर रहा हूं, मैं अभी बात भुखमरी की कर रहा हूं। भुखमरी दूर करने का एक ही इलाज है कि आप लोग जापानी तकनीक से अंडरग्राउंड बिजली सूख रहे खेतों में चाहिए, पूरे शहर में चाहिए, पूरे भारत की दुनिया में चाहिए तो करवा लीजिए। तब तक के लिए जय हिंद, जय विश्व, जय भारत।